जय हिंद फ्रेंड्स। यहाँ पे ये पूरा एकेडमी चैनल है। यहाँ पे मैं द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस यहाँ पे लेता हूँ। उससे पहले आपको बता दूँ, यहाँ पे सारी चीज़ें यूपीएससी को कंसर्न में लेके यहाँ पे चीज़ें दी जाती हैं। तो चलिए देखते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल क्या है। और इसमें जो मैं कवर करता हूँ वो है एडिटोरियल, पीआईबी का न्यूज़, डाउन टू अर्थ और फ्रंट लाइन भी यहाँ पे ऐड होते हैं। जो भी करंट के न्यूज़ हैं वो सारी डिटेलिंग यहाँ पे दी जाती है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे यहाँ पे कहाँ से, हम शुरुआत करेंगे यूपीएससी के पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2040 का। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो अत्यंत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से यूपीएससी कई बार क्वेश्चंस बना चुका है, इसलिए इसको हम लोग डिटेलिंग में देखेंगे। तो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइलैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल से कौन सेपरेट है, कौन सा आइलैंड, वही यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शन दिया हुआ है अंडमान निकोबार, दूसरा दिया हुआ है निकोबार और सुमात्रा, और तीसरा दिया हुआ है मालदीव और लक्षद्वीप, चौथा दिया है सुमात्रा और जावा। तो कौन सा सही है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शंस में ज़रूर दें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, प्रोजेक्ट दिया हुआ है और मिनिस्ट्री कौन सी मैच करती है वो दिया हुआ। तो कह रहा है ड्रॉट प्रॉन एरिया प्रोग्राम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की है, और दूसरा स्टेटमेंट जो बोल रहा है डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट की है। तीसरा जो है नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेनफेड एरिया वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की है। तो इसमें से कौन सी करेक्ट है वही पूछ रहा है। तो देखते हैं, ऑप्शन ए में दिया है 1 and 2, बी में दिया है 3 only, सी में दिया है ऑल और डी में दिया है नन। तो इसमें से कौन सा सही है आप कमेंट सेक्शंस में इसको ज़रूर लिखें, ताकि आपको लंबे समय से याद रहे और प्रैक्टिस भी हो जाए क्वेश्चंस की, जो कि इम्पॉर्टेंट है। बहुत ही अच्छा एडिटोरियल यहाँ पे है। इंडिया चाइना स्ट्रेटजी जो है वो डिबेट होनी चाहिए, अगर डिबेट नहीं होगी तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। सबसे पहले हम लोग लोकेशन देखेंगे कि इंडिया और चाइना का लोकेशंस क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अपना प्यारा इंडिया और ये है चाइना, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो चाइना का लोकेशंस आप देखिए, बाउंड्री किससे किससे कर रहा है। यहाँ पे रशिया हो गई, मंगोलिया हो गई, कजाकिस्तान हो गई, ये सारी कंट्री से ये अपनी बॉर्डर टच करता है। तो इवन नॉर्थ ईस्ट से हम लोगों का कर ही रहा है, और आपका म्यांमार से कर रहा है, ये सब वियतनाम, ये जितने भी कंट्री हैं इधर भी ये बॉर्डर टच कर रहा है। तो इसका बहुत बड़ा बॉर्डर है। इसकी एक्सपेंशनरी पॉलिसी जो है वो बहुत व्यापक है, एक्सपेंड करता रहता है अपने रीजन को, किसी के रीजन को कैप्चर करके। तो उसी के बारे में यहाँ पे न्यूज़ है, और हम लोग देखेंगे कि इंडिया चाइना की स्ट्रेटजी क्या है। ये अपना प्यारा भारत है, लोकेशंस आप देख सकते हैं इसके कंसर्न में अपने भारत को। इंडिया चाइना की जो स्ट्रेटजी है उसको डिबेट करने की आवश्यकता है। यह एक एडिटोरियल, बहुत ही प्यारा एडिटोरियल यहाँ पे निकला हुआ है, उसकी हम लोग यहाँ पे न्यूज़ को देखेंगे। तो चाइना जो है नैक किया है मेकिंग हेडलाइंस ऑन इंडियाज़ बॉर्डर। तो यह हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करते रहता है, और जिसके कारण इंडिया के बॉर्डर पे अशांति मची रहती है। जाहिर सी बात है, इंडिया चाइना जो है आपस में अगर ये कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं दोनों तरीके से बॉर्डर पे इशू क्रिएट होता है और कॉन्फ्लिक्ट होता है। और इसको रिजॉल्व कैसे किया जाए उसी के बारे में एडिटर यहाँ पे बातें बोल रहे हैं। जो भी अप्रैल में चीज़ें हुई आप देख सकते हैं कि 11 प्लेसेस का नाम इसने बदल दिया अरुणाचल प्रदेश के आपके। तो अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, तो ये यहाँ पे देख सकते हैं। इसका जो बाउंड्री वाला एरिया है ये मैकमोहन लाइन, यहाँ के 11 डिस्ट्रिक्ट का बोल रहे हैं नाम बदल दिया, और उसका नाम बदलकर ये रख दिया, और वहाँ के लोगों को अलाउ किया कि आप लोगों को वीज़ा लेने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे डायरेक्टली एंट्री कर सकते हैं क्योंकि आप चाइनीज़ हैं। ऐसा ये आइडिया अपना लगाता रहता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। दूसरा क्या है, तो इसका जो एरिया था उसका तो नाम ये बदला ही, अरुणाचल का 11 जिले की नाम इसने रीनेमिंग करी है। उसके बाद जंगनाम एक वर्ड है, जंगनाम, जो कि साउथ तिब्बत में पड़ता है। इसका जंगनाम का मतलब है इंग्लिश में साउथ तिब्बत। तो इसका साउथ तिब्बत के आसपास अगर बात करी जाए हम लोग, जो कि कहाँ से टच करता है आपका साउथ तिब्बत, लद्दाख वाला भी रीजन टच कर देता है आपका। बहुत बड़ा लद्दाख वाला रीजन है जो कैप्चर कौन किया है आपका, ये चाइना इसको कैप्चर किया हुआ। ये सारी चीज़ें हैं जो निकल के आ रही हैं। जंगनाम कम्प्लीटली फॉल्स विद इन चाइना सॉवरेनिटी एंड इट्स इज ऑल्सो अकॉर्डेंस। ऐसा बोल रहा है वो कि ये जो साउथ तिब्बत है वो चाइना का पार्ट है, ऐसा बोल रहा है।
और इसी के अनुसार वह एडमिनिस्ट्रेशन और जियोग्राफिकल नेम भी रख रहा है, जो कि ये अपने अनुसार वहाँ की सोशल साइंस उसकी जो एकेडमी है वो इस सब चीज़ को भी बढ़ावा देती है और सपोर्ट करती है, ऐसा बोला जा रहा है। इंडिया इस चीज़ को कैसे रिस्पॉन्ड करता है वो देखते हैं। तो इंडिया डायरेक्टली इसको आउटराइट रिजेक्ट करता है सीधे कि नहीं, ये गलत बात है, यहाँ पे नाम लेने से आपका चीज़ें नहीं हो जाएंगी, यहाँ के सारे चीज़ें इंडियन हैं और इंडियन को इंडिया पे काफ़ी ट्रस्ट भी है, ऐसा भी एक बात है। तो रीनेमिंग जो डिस्प्यूट है टेरिटरी है वो ये हर कंट्री के साथ कहीं ना कहीं किए हुए है। बात आती है जापान की, बात आती है आपकी साउथ चाइना सी की, बात आती है जापान के कई सारे आइलैंड की। तो ये हर आइलैंड में ये अपना कहीं ना कहीं क्या किया हुआ है, हस्तक्षेप इंटरवेंशन किए हुए है। पार्सल आइलैंड आप नाम सुने होंगे, साउथ चाइना सी में पड़ता है। स्पार्टली आइलैंड आप नाम सुने होंगे, साउथ चाइना सी में पड़ता है। ये वहाँ भी प्रॉब्लम क्रिएट किए हुए हैं। 9 डैश लाइन है बोला जाता है, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम क्रिएट किए हुए हैं। तो ये बोलता रहता है ये मेरा लैंड है, ये मेरी एरिया है, ये मेरे रीजन में आता है, ये मेरे सी के जोन में आता है, ऐसा ये क्रिएट करता रहता है। अब बात आती है कि जो इसकी टेक्निक है चाइना की गवर्नमेंट की, वो कि रीनेम तो कर रहा है अरुणाचल प्रदेश के जिलों को ही, और साथ ही साथ इसकी जो पॉलिसी है वो सदैव आगे बढ़ रही है। इसकी पॉलिसी यही है कि आप आगे अगले वाले को परेशान करते रहिए और कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें निकलती चली जाएंगी। बात आती है गलवान की जो 2020 में हुआ था, यहाँ भी एक मैटर अभी भी अनरिजॉल्व भी चल रहा है। तो ये चीज़ें हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर भी कहीं ना कहीं इसको मास्किंग कर रही है, इसको कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट करके चल रही है कि ये जो चीज़ें चल रही हैं वो बहुत हद तक ये चीज़ें सामने ना आए, इस ऐसी चीज़ें एडिटर बोल रहे हैं। तो एक्सटर्नल अफेयर भी इसको छिपा रहे हैं, मास्किंग कर रहे हैं। और तवांग एरिया में भी आपका जो चीज़ें हैं बॉर्डर एरिया में आपके, वहाँ पे भी प्रॉब्लम ये क्रिएट करते रहता है। ये इसकी पुरानी हरकतें हैं। अब देख लेते हैं हम थोड़ा जूम करके कि ये रीजन कहाँ है। तो एक रीजन आती है आपकी अक्साई चीन। अक्साई चीन का ये जो रीजन है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि ये चाइना ऑक्यूपाई किया हुआ है, चाइना ऑक्यूपाई किया हुआ है इस रीजन को। हालांकि ये हमारा रीजन है और ये जो रीजन है, ये टेरिटरी ये सीड कर दिया है किसको, चाइना को। तो ये पाकिस्तान इसको ऑक्यूपाई किया था, जाना कि इंडिया इससे छीन लेगा, तो ये वाली रीजन किसको दे दिया था, ये चाइना को रीजन दे दिया था। तो हम लोग यहाँ पे अपने बॉर्डर को रोके हुए हैं और ये लाइन ऑफ कंट्रोल है LOC जिसको बोलते हैं, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर जाना जाता है। तो यहाँ तक है, ये अपना श्रीनगर बस्ती है। ये चीज़ें हैं जो आपको आइडिया होना चाहिए। तो ये आपको जो डिटेलिंग दिया इसके कंसर्न में, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी लोकेशंस क्या है, किस तरीके से ये लड़ाइयाँ लड़ रहा है, चाहे गलवान वैली हो, चाहे तवांग की चीज़ें हो, चाहे नाम बदलने की बातें हों, ये सारी चीज़ें हैं। अब देखते हैं इंडिया का स्टैंड क्या है। तो इंडिया जो है लॉस्ट किया हुआ है SS2 क्या 26 पॉइंट, जो 65 पेट्रोलिंग पॉइंट थी उसमें से 26 हम लोगों ने खो दिए हैं। कहाँ पे, आपके लद्दाख रीजन में, ऐसा बोला जा रहा है। तो लद्दाख रीजन में हम लोगों ने अपनी पॉइंट को खो दिया है। जो इंडियन आर्मी पेट्रोल करती थी, वहाँ घूमती थी और उस रीजन की देखभाल करती थी। तो ये सारी चीज़ें जो निकल के आ रही हैं आज एडिटोरियल में, वो ये बता रहे हैं और ये शशि थरूर के द्वारा चीज़ें लिखी गई हैं। आपको याद होना चाहिए, पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि ये एडिटर कौन है। तो शशि थरूर जी ने ऐसी बातें बोली हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इंडिया जो है प्ले सेफ खेल रहा है, कि उसको कहीं किसी भी तरीके से, चाहे पॉलिटिकल हो चाहे सोशल हो, उसकी छवि खराब नहीं होनी चाहिए वर्ल्ड के लेवल पे और इंडिया के लेवल पे। ज़्यादातर ये चीज़ें ऐसी बोली जा रही हैं। तो अपना जो आइडिया है वो सेफ तरीके से खेलने के चक्कर में कहीं ना कहीं यहाँ पे दिक्कत क्रिएट हो जाएगी, ऐसा वो बोल रहे हैं। अब बात आती है कि पास्चर ऑफ लैंड, हम लोग गोरगा हिल जो है नॉर्थ बैंक में, पयांग सो लेक, ये आप लोकेशंस को जाके देखेंगे कि ये लोकेशन कहाँ है, इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। और काकजुंग एरिया कहाँ है, ये दोनों एरिया इंपॉर्टेंट है। UPSC यहाँ से क्वेश्चंस बना देती है, क्योंकि जो न्यूज़ में रहता है उससे क्वेश्चंस ये बनाते रहते हैं। इसलिए आपसे मेरा विनती है और अनुरोध है कि इसको ज़रूर जाके आप देख लें। तो ये जो पास्चर लैंड है जिस पे थोड़े बहुत घास उगते हैं ताकि मवेशियों को कम से कम वहाँ भोजन मिल सके, घास का इस्तेमाल हो सके, उस रीजन को भी ये कहीं ना कहीं छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जो बफर जोन था उसको भी ये कैप्चर करते हुए नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी को बताया गया है कि
इंडियन टेरिटरी हैज़ बीन ऑक्यूपाइड। तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी एश्योर करते हैं कि यहाँ पे कोई भी इंडियन टेरिटरी ऑक्यूपाई नहीं हुआ है। बार बार जब उनसे पूछा जाता है तो ऐसा बताते हैं, जबकि बात आ रही है 65 में से 26 पॉइंट पेट्रोलिंग की यहाँ पे ऑक्यूपाई कर लिया गया है, और हमेशा रिफ्यूज करते हैं ओपनली काल के लिए। और चाइना का जो थ्रेट है वो हमेशा यहाँ पे बना रह रहा है। तो ये प्रॉब्लम निकल के आ रही है, इसको डील कैसे करेगी भारत? जबकि चाइना की बात आ रही है तो उसकी पावर दोनों कंट्री की अलग अलग हैं, दोनों कंट्री अपनी अलग अलग डायरेक्शंस में मूव कर रही हैं। अगर बात करें चाइना की, तो चाइना की इकॉनमी इंडिया से बहुत बेटर है, बहुत बेस्ट मानी जा रही है अभी आज के डेट में, क्योंकि हम लोगों की जो इकॉनमी है चाइना के संदर्भ में, अगर चाइना यहाँ पे है तो हम लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे फ्लक्चुएट कर रहे हैं। तो ये चाइना हो गई, ये इंडिया की इकॉनमी हो गई, अगर ऐसे बात करें हम तो यहाँ पे हम लोग हैं, हम लोग अपनी स्थिति जानते हैं, कंडीशन जानते हैं, उस हिसाब से हम इस प्रॉब्लम को डील करते हैं। तो हालांकि डील करने की बात यहाँ पे एडिटर नहीं बोल रहे हैं, बोल ये रहे हैं कि हमारी जो करंट सिचुएशन है, रियलिटी है, उसको देश के सामने प्रकट करने की ज़रूरत है, तभी हम जाकर कहीं ना कहीं इस सब चीज़ों से डील कर पाएंगे। अगर हम पहले ही इसको सॉफ्ट तरीके से डील करेंगे तो हम कहीं ना कहीं जाके यहाँ पे अपने ही चीज़ों को गंवाते हुए नजर आएंगे। और 1962 की जो लड़ाई हुई थी वो तो लड़ाई में हम लोग गंवाए, लेकिन यहाँ पे बिना लड़ाई के ही हम अपनी चीज़ें गंवाते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा एडिटर बोल रहे हैं। ऑपरेशन फ्रॉम इंडियन बिजनेसमैन, ये भी एक बात है कि जो बिजनेस हम लोग चाइना से करते हैं उसके लिए भी कहीं ना कहीं जो बिजनेस क्लास है वो दबाव डालता है, और जिसके कारण यहाँ पे सेफ गार्ड ट्रेड के लिए दी जाती है, एक लूप होल दी जाती है, ताकि हाँ चाइना से बिजनेस चलता रहे। तो ये क्रॉस हो गया लगभग 100 बिलियन के बिजनेस। हम लोग बिजनेस में तो कहीं भी पीछे नहीं होते हैं, और बहुत सारे डेफिसिट बिजनेस में हम लोगों का चल रहा है। तो ट्रेड डेफिसिट चल ही रहा है, लेकिन सरप्लस में कौन चल रहा है? ये चाइना सरप्लस में यहाँ पे चल रहा है। तो हम लोगों को सोचना चाहिए, और पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग विल की ज़रूरत है, तभी हम इससे डील कर पाएंगे, अदरवाइज ये प्रॉब्लम बनी रहेगी। यहाँ पे बात करिए यार, ये इमरजेंस ऑफ ओवर कॉशन ऑफ सेल्फ रिस्ट्रेंट, हम लोगों को यहाँ पे कॉशियस होना चाहिए, तभी जाके ये सारी चीज़ें हम लोग डील कर पाएंगे। बात आ रही है कि रिफ्यूजल टू परमिट इवन ए बेसिक डिस्कशन। तो चाइना के ऊपर अगर पार्लियामेंट में कोई बॉर्डर पे डिस्कशन यहाँ हम लोग पार्लियामेंट में करते हैं बॉर्डर के ऊपर, कि हम लोगों की बॉर्डर ऑक्यूपाई हो रही है, हम लोगों को चाइना घेर रहा है, तो ऐसा कुछ डिस्कशन यहाँ पे होने नहीं दिया जाता है, जो कि रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। यह एक नेशनल सिक्योरिटी का ग्राउंड है, जो कि इस पर होना चाहिए, और ये अगर डिस्कशन नहीं होगी तो पार्लियामेंट में कैसे चीज़ें निकल के आएंगी। तो इसी के ऊपर ये एडिटर यहाँ पे बातें बोल रहे हैं। तो यहाँ पे चाइना का जो पावर है वो ग्रो हो रहा है, और उसकी लैंड बॉर्डर, सी बॉर्डर सारे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, उसकी पावर सत्ता भी आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जिसके कारण इंडिया को हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है, और रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है जो हम एरर रिपीट कर चुके हैं। क्या प्री 1962 में 1962 की बात करी जाए तो भारत जो है कम्युनिस्ट चाइना को वहाँ पे भारत जो है चाइना से वहाँ पे हार तो मिलता है, लेकिन हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे, तब जाकर के ये अटैक करता है चाइना। और एक चाइना हिंदू, चीनी हिंदू भाई भाई का नारा उस समय लगता था, और उस समय हम लोगों को धोखा दे के ये अटैक करता है। तो आज के डेट में क्या हाल हो सकता है, ये हम इसके बारे में समझ सकते हैं। इंडिया चाइना की बात करी जाए तो ये दो मेजर साउथ एशियन सिविलाइजेशंस हैं, सही बात है। ये एशिया में दो मेजर सिविलाइजेशंस आपको मिलता है, तो नदियों के किनारे मिलता है। वो है क्या? वो आपकी गंगा हो गई, वो आपकी सतलज झेलम हो गई। तो इन नदियों के किनारे यहाँ पे हम लोगों को चीज़ें मिलती हैं। बाकी आपको येलो रिवर हो गई, ये ब्रह्मपुत्रा, इधर जो रिवर हो गई, यहाँ पे सिविलाइजेशंस आपको मिलता है। तो येलो रिवर जो चाइना से गुजरती है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिवर है, वहाँ पे सिविलाइजेशंस इमर्ज आउट हुई थी। आगे बढ़ते हैं। इंडिया जो है फर्स्ट कंट्री थी जो रिकॉग्नाइज करी थी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट चाइना की। तो यहाँ पे हम लोग अपना सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और चाइना के इन्वेजन को कहीं ना कहीं हम लोग डील कर सकते हैं अच्छे से, तभी जाके ये सारी चीज़ें होंगी। इंडिया जो है इस ऑक्यूपेशन ऑफ तिब्बत पे भी बहुत सारा सॉफ्ट अपना मुद्दा रखता है, क्योंकि दलाई लामा यहाँ पे रहते हैं, और दलाई लामा यहाँ पे आपके कौन से स्टेट में रहते हैं, तो आप समझ सकते हैं, आपके उत्तराखंड के बगल में जो स्टेट है कौन सा है आपका? हिमाचल प्रदेश। तो वहाँ पे धर्मशाला के आसपास दलाई लामा का जगह है, उनको एक सुरक्षा के अंतर्गत में रखा जाता है, उनको प्रोटेक्शन दी गई है इंडियन गवर्नमेंट के तहत। तो ये भी एक कंसर्न है रहता है चाइना का, आप इनको ऐसा क्यों रखते हैं?
और ये यहाँ पे एक सॉफ्ट पावर के रूप में भारत हमेशा इस्तेमाल करने का यहाँ पे प्रयास करता रहता है। तो इस तरीके से भारत डील करने का सोच रहा है। आगे जो बात बोली जा रही है, चाइना डज नॉट हैव टू वरी अबाउट पब्लिक अप्रूवल। क्यों? क्योंकि चाइना में देखिए मिलिट्री की रूल है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है जो, वो अपना किसी भी डेमोक्रेटिक तरीके से कार्य करने के लिए बाध्य नहीं होता। लेकिन इंडिया यहीं पे होता है। लेकिन फिर भी अगर चाइना इस तरीके से कार्य करता है, फिर भी उसको किस प्रकार से प्रॉब्लम हो सकती है वो यहाँ पे बताया जा रहा है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की जो दिक्कतें हैं वो ये हैं कि डोमेस्टिक ये तो क्रेडिबिलिटी अपना अच्छे इमेज बना ही रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर कहीं भी ये चीज़ें ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसकी इकोनॉमिक पे बेनिफिट पड़ेगा। तो इकोनॉमिक भी बेनिफिट पड़ेगा तो देश के कंट्री के लोगों को कहीं ना कहीं हर तरीके से लाभ मिलेगा ही। तो उन लोगों को मिल रहा है, वो बहुत हद तक वहाँ पे पीसफुल चीज़ें चल रही हैं। ऐसे ही बताए जा रही हैं सारी चीज़ें। स्ट्रेंथ, डिटर्मिनेशन, इकोनॉमिक माइट, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताया, ये सारी चीज़ें वहाँ पे उसके इंटरेस्ट में चाइना के चल रहा है। लेकिन चाइना का जो पब्लिक इमेज है वो अभी बहुत सही नहीं है, वो वल्नरेबल है, ऐसा बात बोला जा रहा है। तो हम लोगों को इट हैज़ ऑलवेज हैड ए फियर ऑफ बीइंग आइसोलेटेड। तो इसको आइसोलेट हो जाने की विश्व में डर भी बनी रहती है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें इसके साथ हैं। तो ग्लोबली अगर साथ आया जाए बहुत सारी कंट्री को लेके, ये सारी चीज़ों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं इश्यू को। ऐसी बातें बोली गई हैं। इंडिया वाज एबल टू कैपिटलाइज ऑन चाइना इमेज कॉन्शियसनेस, और इस चीज़ को हम लोग चाइना इमेज कॉन्शियस को जो है कैपिटलाइज किए थे, और मसूद अजहर जो थे उनको बैन करने के लिए बहुत बड़ा हथकरघा इंडिया बहुत पॉलिसी लगाया था, अपना बहुत ज़्यादा अपना एफर्ट लगाया था, तब जाकर कहीं उनको 1267 यूएन सैंक्शन के तहत उनको ब्लॉक किया हुआ था। लेकिन इंडिया इस पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस किया था। ये सारी चीज़ें हैं। तो इंडिया हेंस इमेज मैटर टू बीजिंग, तब भी जो है ये कहीं ना कहीं बीजिंग को अपनी सारी चीज़ों की चिंता भी रहती है कि ये ग्लोबल लेवल पे जो हमारा इमेज है वो भी कहीं ना कहीं ख़राब ना हो, उसकी भी चिंता है। तो इसलिए हम लोग ये चीज़ें देख सकते हैं, कैन बी एक्सप्लॉइटेड टू इंडिया एडवांटेज। तो इंडिया के एडवांटेज को वो एक्सप्लॉइट भी कर सकता है, इसलिए हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। गलवान बैरी जो 22-23 में यहाँ पे चीज़ें हुई आप देख सकते हैं, 49 से 62 में जो चीज़ें हुई वो भी आप समझ सकते हैं। तो चाइना का जो इमेज है वो हमें एक चैलेंज कर रहा है, और ट्रांसलेशन की बातें यहाँ पे बोल रही हैं, और लोग एक दूसरे जगह से दूसरे जगह जाने की भी बातें निकल के आ रही हैं। नेहरू जी ने जो किया वो चीज़ें आज के डेट में करने की ज़रूरत है। यहाँ पे ऐसा बात बोले जा रही है कि कम से कम पार्लियामेंट में इस पे डिबेट हो, इसके चाइना इंडिया के स्ट्रेटजी पे डिबेट हो, तब जाकर के ये चीज़ें कुछ निकल के सामने आएंगी। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। यहाँ पे जो बुद्धिज़्म का है उसको हम लोग सॉफ्ट पावर के रूप में कैसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं ग्लोबली, यहाँ पे यही बात करी जा रही है। अभी बात करी जा रही है इंडिया के इस सिग्निफिकेंस की जो होस्ट हुआ है न्यू दिल्ली में। क्या? तो ये बुद्धिज़्म जो है कॉन्क्लेव हुआ है यहाँ पे, और इसको कौन होस्ट किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको होस्ट किया हुआ है अप्रैल 2021 में, जो कि आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे दिया था, इसकी एडिटोरियल निकली हुई है, उसको मैं सोचा यहाँ पे कर दूँ। तो इंडिया में आपको पता होना चाहिए कि आपके दलाई लामा रहते हैं कौन से प्रोविंस में, कौन सी स्टेट में? तो HP है, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? धर्मशाला में। और उसका उपयोग हम कहीं ना कहीं ग्लोबली जो भी बुद्धिस्ट कंट्री हैं उनको लेके उनका उपयोग हम करते हैं एक सॉफ्ट पावर के रूप में। और सॉफ्ट पावर के रूप में इंडिया के पास बहुत सारे कल्चरल हेरिटेज बचे हुए हैं बुद्धिज़्म को लेके, क्योंकि बुद्धा का जो है लगभग ओरिजिन और एक्सपेंशन बुद्धा का हम लोगों के ही क्षेत्र से हुआ है, इंडिया के क्षेत्र से हुआ है। तो ये सब चीज़ का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और सॉफ्ट पावर के रूप में इसको डेवलप भी कर सकते हैं। तो इंडिया का एफर्ट क्या होना चाहिए? यहाँ पे बातें ये बोल रहे हैं कि हम लोग डिप्लोमेसी में एफर्ट डाल सकते हैं और फोकस कर सकते हैं टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए, और बुद्धिस्ट टूरिस्ट सर्किट जो हम लोग बनाए हैं उसको भी डेवलप करने में मदद कर सकते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट आशा करती है कि इसको डिमॉन्स्ट्रेट किया जाए और प्रिजर्व किया जाए, प्रमोट किया जाए क्या? बुद्धिस्ट कल्चर और हेरिटेज को, और इसको मजबूत बनाया जाए। ग्लोबल बुद्धिस्ट कम्युनिटी एक प्रकार से इसमें टाई अप किया जाए। तो इस तरीके से हम बना के कहीं ना कहीं ग्लोबली इस चीज़ का हम लोग प्रचार कर सकते हैं और लोगों को अपने सॉफ्ट पावर से कनेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए सॉफ्ट पावर क्या होता है?
सॉफ्ट पावर, सबसे पहले आपको एक चीज़ें मैं बता दूं सॉफ्ट पावर किसे कहते हैं। ऐसी चीज़ें जो स्पोर्ट्स में आती हों, ऐसी चीज़ें जो कल्चरल की आती हैं, जो टूरिज्म की आती हैं, ये सारी चीज़ें आपकी सॉफ्ट पावर में आ जाती हैं। अगर स्पोर्ट्स मान लीजिए हम लोग पाकिस्तान से नहीं कर रहे हैं और स्पोर्ट्स करने लगें तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी पॉलिटिकल रिलेशंस को इम्प्रूव कर रही हैं। तो हम सॉफ्ट पावर के तहत, अगर क्रिकेट खेल रही है पाकिस्तान से, तो हम सॉफ्ट पावर के तहत बहुत हद तक चीज़ों को सही भी कर सकते हैं। तो यही होती है सॉफ्ट पावर जिसका यहाँ पे जिक्र हो रहा है। तो हम लोग बुद्धिज़्म का, इस धर्म का इस्तेमाल करके, बहुत सारे बुद्धिस्ट कंट्री हैं साउथ ईस्ट एशिया में, जापान, चाइना, म्यांमार, वियतनाम, लाओस, ये सारी, कंबोडिया, ये सारे जो कंट्री हैं, इसका इस्तेमाल करके हम बहुत सारे सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करके हम अपनी चीज़ों को डील कर सकते हैं, अपने जियो पॉलिटिक्स को सही कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें बोली जा रही हैं। अगर बात करी जाए यहाँ पे रसिया यूक्रेन का जो क्राइसिस हुआ है, युद्ध हो रहा है, तो इंडिया हमेशा यही बात बोलता है, इंडिया ने लोगों को बुद्ध दिया है ना कि युद्ध दिया है, ऐसी बातें यहाँ पे पीएम बोले हैं। तो यहाँ पे दिल्ली समिट में जो थीम है इस चीज़ की, रिस्पॉन्स टू कंटेम्प्रोरी चैलेंजेस, फिलॉसफी टू प्रैक्सिस, तो ये इसकी थीम है, इसको याद करे रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चंस कभी भी बना दिए जा सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल और बुद्धिज़्म हम लोगों की हेरिटेज है, इस चीज़ को हमें प्रमोट करना चाहिए और इस पे गर्व भी करना चाहिए। ऐसी चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही हैं। और जो बातें निकल के आती हैं यहाँ पे कि बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी में बहुत सारी पोटेंशियल है, हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए और एक साथ मिलकर इसका इस्तेमाल करेंगे तब जाकर कहीं कहीं ग्लोबल बुद्धिस्ट जो पॉपुलेशन है एशिया में, उसको हम लोग सही तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे, उसकी हम लोग पावर को समझ पाएंगे। तो ग्लोबल बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी को हमें इंगेज करने की ज़रूरत है। अपनी जो भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इंडिया की, तो इंडिया की नेबरिंग कंट्री को मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इंडिया की नेबरिंग कंट्री आप देख सकते हैं ये वाले पार्ट में, और ये पार्ट पूरा ये कहीं ना कहीं बुद्धिस्ट से इम्पैक्ट हुआ ये पार्ट है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, लोकेशंस याद होना चाहिए, तभी जाके आप कहीं ना कहीं क्वेश्चंस को डील कर पाएंगे। तो ये इंडिया की बातें यहाँ पे एडिटर लिए हुए हैं, वो बोल रहे हैं बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, इंडिया में ये सारे जो हैं वो बुद्धिस्ट टूरिस्ट के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी भी इनको सही तरीके से डेवलप करने की ज़रूरत है, जैसे थाईलैंड, कंबोडिया ये लोग कर रहे हैं। तो हमें अपने चीज़ों को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमें एक स्ट्रॉन्ग तरीके से इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है चाइना फैक्टर से, तो हमें चाइना फैक्टर से गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है, तो इंडिया का एफर्ट क्या है, पोजीशन इटसेल्फ एज ए ग्रेट पावर। तो हम लोगों का जो पोजीशन है अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, हम उसका इस्तेमाल सही तरीके से बस करना आना चाहिए, तब जाकर हम चीज़ों को सही तरीके से लेके आएंगे। तो यहाँ पे डीप हिस्टोरिकल कल्चरल टाइज की बातें भी बोली जा रही हैं ताकि हम इसमें चलें। बात आती है पंचामृत, जो एक प्रिंसिपल है संस्कृत एवं सभ्यता। तो संस्कृत एवं सभ्यता यहाँ पे पंचामृत एक पॉलिसी निकली कि जिसका मतलब कल्चरल और सिविलाइजेशन का हमको एक प्रकार से जोड़ के आगे चलना है और हाईलाइट करना है, किसको, अपनी जो भी सभ्यता संस्कृति है उसको, ट्रेडिशंस को, परंपरा को आगे लेके हमको बढ़ाना है। दिल्ली में जो समिट हुई उसमें डाइवर्स ग्रुप ऑफ 171 फॉरेन डेलीगेट्स, साउथ कोरिया, थाईलैंड, कंबोडिया, जापान, ताइवान, 150 डेलीगेट बात करी जाए तो बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से भी यहाँ पे पहुँचे और इन सब बातों में जिक्र और डिस्कशंस हुई। तो ये इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं बुद्धिस्ट जो कॉन्क्लेव हुआ है वो चीज़ें होती रहनी चाहिए, तभी जाके कहीं ना कहीं हम लोग ये बुद्धिस्ट कंट्री से हम लिंकेज बैठा पाएंगे, अब तभी जाके अपने पावर को यूज कर पाएंगे। पावर मतलब सॉफ्ट पावर। यहाँ पे इंडिया रिकॉग्नाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ बुद्धिज्म एज मीन्स ऑफ कंडक्टिंग पब्लिक डिप्लोमेसी। तो ये अभी कोई नई बात नहीं है जो इंडिया अपनी इस डिप्लोमेसी को इस्तेमाल कर रहा है, बुद्धिस्ट वाली डिप्लोमेसी को इस्तेमाल कर रहा है। ये अच्छी चीज़ें हैं, पहले से भी थोड़ी बहुत चलती आ रही हैं, अब जाकर इस पर जोर पकड़ी है चीज़ें। तो चाइना भी एक्टिवली इस चीज़ का इस्तेमाल करता था, जिसके कारण चाइना आज के डेट में यहाँ तक पहुँच गया है। तो हर कंट्री से वो अपनी कल्चरल चीज़ों को स्ट्रांगली जोड़ने का प्रयत्न करता था। याद रहे आपको, जो आपका नेपाल कंट्री है वहाँ पे चाइनीज़ लैंग्वेज तराई क्षेत्र में बहुत सारे जगहों पे बोली जा रही हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो रहा है और लोग चाइना में डाइवर्ट हो रहे हैं। चाइना लैंग्वेज सीखें, चाइना में लोग जाना शुरू किए हैं। तो चाइना का जो लैंग्वेज होगा इतना इन्फ्लुएंस कर रहा है, देखिए वहाँ पर जाके लोग जॉब ले रहे हैं, वहाँ पर जाके लोग कार्य सीख रहे हैं। तो वहाँ पर इस तरीके से कल्चरल आपको लिंकेज में डाल देता है, कल्चरल आपको जोड़ देता है अपने आप से, जो आप बाहर वहाँ से निकलना लगभग मुश्किल हो जाता है।
इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस कुड प्ले सिग्निफिकेंट रोल प्रमोटिंग सच थिंग। तो यहाँ पे ICCR का भी एक रोल हो सकता है और इसको प्रमोट करने में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बात आती है फिल्म की, तो फिल्म सिटी के भी उपयोग हो सकती है। हॉलीवुड, बॉलीवुड, जितने भी टॉलीवुड, लॉलीवुड है, ये सारे लोग बुद्धिस्ट का भी प्रचार कर सकते हैं। सारे लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इस कल्चर का। और बहुत सारे पिक्चर भी बुद्धा पे बनी हैं, इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। तो बुद्धा को आज के डेट में भी फिट माना जाता है। G20 की प्रेसिडेंटी और ये CEO का मीटिंग भारत में ही हो रहा है, इसलिए एक वसुधैव कुटुंबकम का स्लोगन लेके भारत को आगे बढ़ना चाहिए और पीस की तरफ ध्यान देना चाहिए। और जो डिप्लोमेसी है उसको स्ट्रांगली इम्बेड करना चाहिए, तभी जाकर हम इस चीज़ को यहाँ पे पा पाएंगे। तो वहाँ पे 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर की बातें बोली गई हैं, जो कि बुद्धा वाज द फर्स्ट डिप्लोमेट ऑफ पीस। तो यहाँ पे पीस, इनको फर्स्ट डिप्लोमेट ऑफ पीस बुद्धा को माना गया है। उनकी टीचिंग पीस और कोऑपरेशंस के लिए हमेशा अप्रेस करती है लोगों को। ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नए एडिटोरियल की तरफ और देखते हैं क्या नए न्यूज़ निकल के आए हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। तो उस न्यूज़ को हम यहाँ पे देखेंगे और समझेंगे क्या नया न्यूज़ है। यहाँ पे मॉइस्ट की बातें बोली जा रही हैं। मॉइस्ट आर स्टिल अ थ्रेट। क्या अभी भी मॉइस्ट अपने देश में एक खतरा है? तो उसी पे ऊपर बातें बोली जा रही हैं। यहाँ पे जब आपको याद होगा तो दंतेवाड़ा में कुछ ब्लास्टिंग हुई, जिसके कारण यहाँ पे रोड पे आप देख सकते हैं एक ट्रक उड़ गया और टैंक में, जो ऑयल टैंक होता है, ऑयल टैंक में वो टारगेट किया गया था, जिसके कारण ब्लास्ट हुई और लोगों की मृत्यु भी हो गई। तो यहाँ पे इम्प्रूव्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस लगा था IED, जिसके कारण वहाँ पे बहुत सारे लोगों की जाने गई, अपने मिलिट्री पर्सोनल की जाने गई। तो ये क्या मैसेज दिखाता है? क्या ये ख़त्म हो रहा है? क्या ये अभी होम मिनिस्ट्री से कुछ ही महीने पहले ऐसा बोला गया है कि भारत के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में मॉइस्ट लोग कम हो गए हैं, इनकी संख्या डिमिनिश हो गई है। लेकिन क्या इनकी संख्या डिमिनिश हुई है? अगर ऐसी हुई है तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम निकल के कैसे आ रही है? तो यहाँ पे किस चीज़ का बातें बोली जा रही हैं? तो हम लोग कहीं ना कहीं बातें यहाँ पे बोली जा रही है, मॉइस्ट जो थे वो कुछ समय के लिए बैकफुट पे चले तो गए थे, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुए हैं। और बैकफुट पे जाने से उनको वो पुनः प्रिपेयर होकर इस सब चीज़ के बारे में यहाँ पे आई हैं, पूरे कैपेबिलिटी के साथ अपने स्ट्राइक कर रहे हैं। तो यहाँ पे मॉइस्ट सेंट्रल कमेटी इंडिकेट कर रही है यहाँ पे इस चीज़ के बारे में। प्राइमरी मोटिव सीम्स टू बी सेंड आउट अ मैसेज टू कंटिन्यू कंट्रोल बाय द गोरिल्ला। तो यहाँ पे गोरिल्ला वार और ये जो प्रॉब्लम होती है, ये छिप के वार करना, इसमें ये माहिर होते हैं। और उसी तरीके से छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दंतेवाड़ा, ये सारी जगहों पे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे इंसर्जेंसी भी एक प्रॉब्लम है, बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर में क्रॉस करके यहाँ पे आ जा रहे हैं। तो CRPF जो भी हैं प्रॉब्लम में यहाँ पे आ रहे हैं। और ये सारी चीज़ें आपको देखने को क्या मिलती हैं कि इसकी सॉल्यूशंस हम कैसे निकाल सकते हैं। तो हमें बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे सॉल्यूशन लेना पड़ेगा और यहाँ पे कॉन्स्टेंटली स्टेप उठानी पड़ेगी। तो हमें क्या यहाँ पे डालना पड़ेगा? तो यहाँ पे हम लोगों को कम से कम इन लोगों को, जो वहाँ के लोकल पीपल हैं, उनसे कांटेक्ट बनाने की ज़रूरत है। सबसे पहले आपको बता दूं, अगर किसी भी ट्राइबल रीजन का, यहाँ पे मान लीजिए एक ट्राइबल रीजन है, यहाँ पे इन ट्राइबल रीजन में मॉइस्ट अगर रहते हैं, तो मॉइस्ट रहते हैं तो हम उनको कैसे डील करेंगे? तो वहाँ पे लोकल जो पीपल हैं उनको अपने आर्मी पर्सोनल में हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। वहाँ की जियोग्राफिकल लोकेशंस को हमें जानना पड़ेगा। वहाँ पे क्या नीड है, लोगों की क्या डिमांड है, उसको हमें समझना पड़ेगा। वहाँ पे वुमेन का क्या डिमांड है वो हमें समझना पड़ेगा। मॉइस्ट का क्या डिमांड है वो हमें देखना पड़ेगा। तब जाकर उसके अनुसार हमें वहाँ पॉलिसी लानी पड़ेगी। और वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट रेट एकदम गिर गई है, वहाँ पे उन्हीं लोगों को, लोकल लोगों को, वहाँ के ट्राइबल लोगों को हमें अपने पर्सोनल में रिक्रूट करना पड़ेगा। वो भी समझ के, सावधानी के साथ रिक्रूट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें अगर हम करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी इकोनॉमिक स्थिति सही होगी, तो वो ये वाली लाइन छोड़ के वो सीधे डेमोक्रेटिक लाइन ऑफ सिस्टम में आ जाएंगे, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। तो हमें सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम ट्रैक कर सकते हैं कहाँ पे कौन सी सारी चीज़ें चल रही हैं। हमें स्नाइपर डॉग का भी इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि कहाँ पे बम लगाए गए हैं, माइंस लगाए गए हैं, उसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल यहाँ पे हम कर सकते हैं। यहाँ पे मणिपुर में जो प्रॉब्लम निकल के आई है, शार्प डिवाइड देखी जा रही है। तो ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे शार्प डिवाइड किस चीज़ में दिखाई जा रही है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं।
बात आ रही है 2011 का जो सेंसस हुआ था उसमें हम देखेंगे तो जो हिल एरिया है और वैली एरिया है इसमें पॉपुलेशंस का डिफरेंसेस देखिए। तो अगर हिंदू की बात करी जाए, क्रिश्चियन की बात करी जाए, मुस्लिम की बात करी जाए तो ये हिल एरिया में हिंदू बहुत कम है और जो वैली एरिया में है वहाँ पे हिंदू अधिक है। तो क्रिश्चियन एरिया में बात करी जाए तो क्रिश्चियन एरिया में हिंदू, यहाँ पे वैली एरिया में क्या है, क्रिश्चियन कम है और हिल एरिया में क्रिश्चियन अधिक है। इसी तरीके से मुस्लिम एरिया में भी देख सकते हैं वैली में ज़्यादा है। ये सारी डिफरेंसेज हैं, ये सारी डिफरेंसेज हैं और कुछ इसी प्रकार से यहाँ पे फॉल्ट हुआ है जो एक डिवाइड हुआ है पॉपुलेशंस के हिसाब से। ये डिवाइड मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, इसका क्या अंतर है। तो जो पॉपुलेशंस है उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे मिलनी चाहिए, उस हिसाब से सुविधाएं मिलनी चाहिए, अमेनिटीज़ मिलनी चाहिए, उस हिसाब से यहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए, उस हिसाब से यहाँ पे जॉब होना चाहिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उस हिसाब से यहाँ पे सोशल स्कीम होनी चाहिए, उस हिसाब से लोगों को बेनिफिट्स मिलनी चाहिए। ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं, लेकिन इस हिसाब से ये सारी चीज़ें नहीं हैं, ये उसी के दूसरे हिसाब से यहाँ पे चीज़ें अप्लाई हो रही हैं जो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं। अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि मणिपुर में राइट्स दंगे शुरू हो गए हैं क्योंकि वहाँ पे एसटी लोगों को, एसटी जो ट्राइब है एक, उसको यहाँ पे एसटी ट्राइब में इंक्लूड किया गया है एक कास्ट को। तो ट्राइबल को एसटी में अपने इंक्लूड कर लेने से वहाँ पे उसको जो बेनिफिट मिलेगा हर फील्ड में वो तो मिलना तय है। उसी के अनुसार जो दूसरी वहाँ ट्राइब है वो ट्राइब यहाँ पे विरोध करने लगी और वो ट्राइब भी आई सामने और उसकी भी एक अच्छी खासी पॉपुलेशन है, फिर भी वहाँ पे डिमांड उस चीज़ को नहीं मानी जा रही है। तो यहाँ पे वोट बैंक के चक्कर में कहीं ना कहीं ये चीज़ें प्रॉब्लम निकल के आ रही है, यह भी डिवाइड यहाँ पे दिखा रही है। लैक ऑफ ड्रग कॉल लॉ इन इंडिया, तो क्या हमारी जो ड्रग पॉलिसी है वो वीक है, क्या हमारी ड्रग पॉलिसी सही से ड्रग पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो रही है, क्या हमारी पॉलिसी सही भी है, इन्हीं सब के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आ रही हैं। तो 1976 ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी यहाँ पे यही बातें निकल के आ रही हैं कि जो CDSC है, CDSC सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस, ये डिस्कस किया है क्या कि ड्रग इशू, ड्रग रिकॉल किया जाए, इसको पुनः देखा जाए और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं सारी चीज़ों का हम ध्यान रखें, तब इसको कहीं ना कहीं हम डील कर पाएंगे। अदरवाइज ये प्रॉब्लम हमेशा निकलती ही रहेगी और ड्रग प्रॉब्लम होता ही रहेगा। वाई देयर इज़ नो रिकॉल लॉ, तो यहाँ पे रिकॉल लॉ क्यों नहीं है, पुनः हम लोग देख नहीं सकते हैं, ऐसा क्यों है। फर्स्ट इज द ड्रग रेगुलेशन सेक्शन ऑफ द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, तो ये इज़ नॉट अप टू द टास्क ऑफ टैकलिंग कॉम्प्लेक्स ड्रग रेगुलेटरी। तो यूनियन जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो इसमें अपना विल पावर दिखा नहीं रही है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम निकल के आ रही है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री प्रोटेक्ट किया जा रहा है यहाँ पे पब्लिक हेल्थ के अनुसार, ऐसी चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही हैं। ये यहाँ पे चीज़ें उसी के अनुसार हैं और जो ड्रग पॉलिसी है, जो जितना टाइकून लोग को, बिजनेसमैन लोग को बेनिफिट हो सकता है यहाँ पे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं, नई चीज़ों को देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीता महाराज जी हैं। तो 5 मोर चीता को रिलीज किया गया है कहाँ पे, कूनो नेशनल पार्क। तो ये कहाँ पे है, आपके मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क है। और बिग कैट्स हैव बीन बॉट फ्रॉम नामीबिया से लाए हैं, साउथ अफ्रीका से लाए हैं। कब, सितंबर 2022 को। तो कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, इसको आपको याद होना चाहिए। तो ये NTCA के अंतर्गत ये सारी चीज़ें अभी चली हैं और लॉन्ग टर्म का जो प्लान है कि हम इसको कैसे इस स्पीसीज़ को आगे सुरक्षित रख सकते हैं, कंजर्व रख सकते हैं, इसके प्रोटेक्शंस पे ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि रिसेंटली 2 चीता की डेथ हो गई है। तो एक चीता नामीबिया का मर गया और एक चीता साउथ अफ्रीका का मर चुका है, ये आपको संज्ञान में होना चाहिए। वर्ल्ड का कुछ न्यूज़ देखते हैं इंपॉर्टेंट। तो यूरोपियन यूनियन जो है कैंसिल किया इजराइल का रिसेप्शंस ओवर एक्सट्रीमिस्ट मिनिस्टर पार्टिसिपेशन। तो एक्सट्रीमिस्ट मिनिस्टर जो थे वो पार्टिसिपेशन किए हैं, तो ये कैंसिल कर दिया है। देखते हैं आगे क्या होता है। इस्लामाबाद में भी अभी पॉलिटिकल जो है प्रॉब्लम निकल के आ रही है, अनस्टेबिलिटी आ गई है एक। तो स्टेबल इकॉनमी तो थी नहीं, स्टेबल इकॉनमी हो गई थी अभी इनकी, तो अब अनस्टेबिलिटी आ गई है आपके किसके, पॉलिटिक्स में भी अनस्टेबिलिटी आ गई है। तो इमरान खान को यहाँ पे कहीं ना कहीं अरेस्ट कर लिया गया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है।
आफ्टर एडॉप्टिंग न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, उज्बेकिस्तान जो है न्यू कॉन्स्टिट्यूशंस को एडॉप्ट किया हुआ है और बहुत ग्रेट रिफॉर्म लेके आया हुआ है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो प्रेसिडेंशियल फॉल की भी बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। दूसरा जो है कन्वॉय कैरिंग एशियन डिप्लोमेट्स इन म्यांमार कम्स अंडर अटैक। तो जो भी डिप्लोमेट वहाँ पे थे वहाँ पे उनके ऊपर अटैक हुआ है, ये सारी चीज़ें न्यूज़ में आई हैं। जी जिनपिंग जो है होस्ट करेंगे फर्स्ट मीट विथ ऑल सेंट्रल एशियन लीडर। तो ये एक बड़ी बात है। सेंट्रल एशिया का जो लोकेशंस है आप समझ सकते हैं कितना इम्पॉर्टेंट है, किसके लिए, चाइना के लिए, इंडिया के लिए, रसिया के लिए। तो ये जो CIR कंट्री हैं इनके लिए ये लोकेशंस सेंट्रल एशिया का बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी के अंतर्गत बहुत सारी जो पीस की बातें करी जाती हैं, इसी पे बहुत सारी ट्रेड की बातें करी जाती हैं, जियो पॉलिटिक्स की भी बातें करी जाती हैं। तो यहाँ पे ये इस्टेब्लिश करेंगे और जी जो हैं यहाँ पे इसको होस्ट करेंगे। तो 5 सेंट्रल एशियन कंट्री होस्ट करेंगे और तब जाकर के हम लोग देखेंगे क्या चीज़ें होती हैं। तो इसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान भी रहेंगी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और एंशिएंट सिल्क एंड रोड इनिशिएटिव की भी बातें होंगी। तो जब ये चीज़ें होंगी तब देखा जाएगा। यहाँ पे वेस्टैपेन जो है अभी जीत लिए हैं क्या, मियामी ग्रैंड प्रिक्स। तो आपके अच्छे खिलाड़ी हैं वेस्टैपेन, मियामी ग्रैंड प्रिक्स यहाँ पे जीत चुके हैं। PM जो है यहाँ प्रेज किए हैं किस चीज़ का, तो ऋषिकेश के एम्स में मिलेट कैफ़े की उद्घाटन हुई है। तो मिलेट कैफ़े की उद्घाटन कहाँ पे हुई है, किस एम्स में, तो ऋषिकेश में हुई है, पूछ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया। 45 मेंबर यूथ डेलीगेशंस यहाँ पे आई है, कहाँ से, पंजाब से, महाराष्ट्र में। तो देखते हैं यहाँ पे युवा संगम जो है एक प्रोग्राम है, इसको आगे बढ़ाने की बातें करी जा रही हैं। इसमें क्या होगा, इसमें यूथ को कल्चरल, स्पिरिचुअल, यहाँ पे कोऑपरेशंस की बातें बोली जा रही, नेशनल फ्रीडम मूवमेंट के बारे में बताया जाएगा, जिसके कारण यूथ को आगे ले जाने की बात चल रही है। सी फेज ऑफ एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज यहाँ पे AIME 2023 यहाँ पे साउथ चाइना सी में 8 मई को हुई है। तो ये कहाँ पे हुई है याद होना चाहिए आपको, जिसमें कौन कौन से पार्ट किए हैं, ब्रुनेई, इंडिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ये कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। तो ये एक्सरसाइज कहाँ है, एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज कहाँ पे हुआ है, साउथ चाइना सी में हुआ है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे यहाँ पे। दूसरा जो है एक फिल्म बनाई गई है क्या, ल्यूमिनेयर ऑफ बंगाल। यहाँ पे ल्यूमिनेयर ऑफ बंगाल कोलकाता में पिक्चर एक रिलीज करी गई है और अमित शाह जो इस पिक्चर को रिलीज किए हैं। तो देखते हैं इस पिक्चर में क्या है। और विक्टोरिया मेमोरियल, ये सारी चीज़ की मैपिंग करी गई है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। आपको पिक्चर का नाम याद होना चाहिए, ये किसके ऊपर है, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के ऊपर है, याद होना चाहिए ये पिक्चर। अभी न्यूज़ में था तो मैंने डाल दिया। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर जहाँ पे ऑर्गेनाइज करेगी क्या, पेंशन अदालत। अगर क्वेश्चन आए कौन कर रही है पेंशन अदालत, तो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर कर रही है। और क्या करेगी, यहाँ पे पेंशन फैमिली के ग्रीवेंसेस को सुनेगी, देखेगी, समझेगी। नेक्स्ट है अतुल कुमार तिवारी एड्रेस किए हैं क्या, 100 डे स्किल फेस्टिवल। और ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जिसमें 400 पार्टिसिपेंट और 19 डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेट किए हुए हैं। पोषण भी, पढ़ाई भी, दोनों बहुत ज़रूरी है, याद रहे आपका। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री यहाँ पे ये चीज़ें देख रही हैं। तो मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एंड पोषण 2 के अंतर्गत ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो पोषण भी, पढ़ाई भी इसी का पार्ट है और नेशनल पॉलिसी को भी यहाँ पे लाने की बात करी जा रही है। तो जुबिन ईरानी यहाँ पे जो मिनिस्ट्री संभाल रही है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, वो इसको इनोग्रेट कर रही हैं। किस चीज़ को, मिशन सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.2। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम था। ये इतना इंपॉर्टेंट कि लोगों को बहुत सारा लाभ में मिला। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये इंश्योरेंस स्कीम है। और अटल पेंशन योजना, ये सारे 8 ईयर जो है कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये एक अच्छी बात है। 8 साल हम लोग सोशल सिक्योरिटी स्कीम के बारे में 8वें साल पढ़ रहे हैं। तो फिनांस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमन जी यहाँ पे 3 जन शक्ति सुरक्षा स्कीम को डिवोट करी थी। और स्टेट के फिनांस मिनिस्टर यहाँ पे भागवत करात जी हैं, इस चीज़ के बारे में भी
यहाँ पे बताए थे। हम सबसे पहले देखेंगे ये तीनों स्कीम क्या है, उसकी डिटेलिंग को देखेंगे, तब जाके हम समझ पाएंगे कि ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम क्या है। आमतौर पे ये तीनों स्कीम से यूपीएससी ने क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, इसलिए इसको हम बैकग्राउंड में जाके देखेंगे, इसकी बैकग्राउंड को पढ़ेंगे। तो पहला जो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो जीवन ज्योति बीमा योजना ये है 1 ईयर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है और रिन्यूएबल फ्रॉम ईयर टू ईयर। तो प्रति वर्ष इसको हम रिन्यू कर सकते हैं। और क्या कवर करता है? डेथ ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी रीजन से आपकी डेथ होती है तो आप इसमें सक्षम है। तो ये 18 से 50 वर्ष तक उम्र को कंसीडर करता है। और पीपल हु ज्वाइन स्कीम बिफोर कंप्लीटिंग 50 ईयर्स ऑफ एज कैन कंटिन्यू, इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें बेनिफिट क्या होंगे? बेनिफिट इसमें होंगे क्या? 2 लाख इन केस ऑफ डेथ, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो इसमें 2 लाख रुपए लाइफ कवर मिलेंगी। और आपको कितने पैसे देने होंगे? 436 रुपये पर एनम की इसमें देनदारी है। दूसरा स्कीम जो आती है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो ये 1 ईयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। तो ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, याद रखिएगा। सुरक्षा बीमा से ही नाम है, आपका एक्सीडेंट हो जाए उसकी वजह से यहाँ सुरक्षा दी जा रही है। और जीवन ज्योति योजना, तो यहाँ पे जीवन ज्योति बीमा योजना, तो जीवन के लिए इंश्योरेंस की आवश्यकता होती है, इसलिए यहाँ पे इंश्योरेंस वाला स्कीम याद रखिएगा। तो ये 1 ईयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस को कवर करेगा और 18 से 70 वर्ष तक की उम्र को ये कवर करेगा। एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी कुछ भी होती है आपको तो इसमें 2 लाख रुपए मिलेगी। और 1 लाख अगर आपको डिसेबिलिटी आती है, आपको 20 रुपये पर एनम यहाँ पे जमा करना पड़ेगा। पहले ये राशि अलग थी, शायद 12 रुपये के आसपास थी, अब 20 रुपये कर दी गई है, ये याद होना चाहिए। अटल पेंशन योजना यहाँ जो है इसकी ये जो स्कीम है यह पेंशन के लिए बनाई गई थी और लॉन्च करी गई थी कि एक यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी के रूप में इसको आगे लेके चलेंगे। और सारे इंडियन को यहाँ पे चाहे पुअर हो, अंडर प्रिविलेज हो, वर्कर क्लास हो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, स्पेशली पुअर क्लास को, तो ये एडमिनिस्टर करेंगे और उनको देंगे। तो ये किसके अंतर्गत में आता है? तो PFRDA के अंदर में आता है। यहाँ पे पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर में ये चीज़ें आती हैं, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और NPS नेशनल पेंशन सिस्टम के लिंक करके ये चीज़ें चलती हैं। तो आपको कितने उम्र तक ये चीज़ें चलती हैं? 18 से लेकर 40 वर्ष तक की ये चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको क्या बेनिफिट होंगी? जो पैसे आप जमा करेंगे उसी के आधार पे आपको पैसे मिलेंगे। तो 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 तक की चीज़ें आपको मिल सकती हैं। किसके? 60 वर्ष के बाद में आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो जैसे आप डिपॉजिट करेंगे वैसे ही आपको रकम यहाँ पे पर मंथ रकम मिलेगी। तो 5000 रुपये तक की आप यहाँ पे लाभ उठा सकते हैं। ये थी सारी इम्पोर्टेंट न्यूज़। आपको सारा इम्पोर्टेंट न्यूज़ मैंने यहाँ पे डाल दिया। आशा करते हैं आपको ये चीज़ें पसंद आई होगी। ये जो चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस बन चुका है, इसलिए मैंने ये चीज़ें आपको यहाँ पे डाली हैं। कभी भी क्वेश्चंस अगर आपको देखना हो तो उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिए। वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से आपको अच्छे अंक मिल सकते हैं, इसलिए आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करिए। फ्रेंड्स, ये मेरा चैनल है, इसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को, ताकि आपको भविष्य में जो भी अपडेट देता हूँ आपको आसानी से प्राप्त हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी पे बने रहिए और इसको शेयर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी।